This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक बेहतरीन। क्या जी, कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं है। वो फिर जब वो प्रैक्टिकली हम करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह फिर वो होता है कि क्वेश्चन जो है फिर वो आते रहते हैं फिर। नहीं, कल वैसे क्लास में तो आपने क्वेश्चन किए जी जी, और आगे वो तो चीजें। हाँ जी सर, काफी चीजें क्लियर हो गई थी। वो फिर आइडिया हो जाता है ना हमें। जी सर। सही। अच्छा जी, हम कल बेसिकली यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमने बेसिकली अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है ना? तो ट्राई की थी अकाउंट क्रिएट करने की या नहीं? जी सर, मैंने की थी और क्या कहते हैं, मैंने वो जो स्टूडेंट पैकेज वाला जो था ना वो मैंने किया था। तो अच्छा, वो वो काफी मतलब वेरिफिकेशन मांगता है। स्लो है। हाँ, वेरिफिकेशन तो मैंने कर दी थी, ईमेल आ गई थी, मैंने वो उसको मतलब लिंक को क्लिक भी कर दिया था, वो ओपन भी हो गया था, लेकिन बहुत स्लो है। मतलब सर्विसेज ओपन ही नहीं हो रही थी, कोई भी चीज ओपन नहीं हो रही थी। या तो फिर शायद हमारा इंटरनेट डाउन होगा या फिर उनका, तो खैर नहीं हो नहीं, सकता। वो दो चीज़ें होती हैं उसमें। उसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक आपका या तो इंटरनेट स्लो हो सकता है, या फिर आप जिस रीजन में वो उसको रिसोर्स को क्रिएट करने जा रहे हैं ना, वो उसकी है ना लेटेंसी ज़्यादा आ रही हो। ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। सही। अगर आप व्यू की बात करें, तो अगर आपका पास व्यू उसका बहुत लेट आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका नेट बहुत स्लो है। सही है। जी फयाज, उसमें बेसिकली सब्सक्रिप्शन को आपने एनेबल करना होता है जाके। मैं दोबारा से गाइड कर देता हूँ। उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शंस में आना होता है, क्योंकि कल हमने यूज़ की थी तो यहाँ पे वो शो हो रही है। अदरवाइज आप यहाँ पे टॉप पे जाके ना सर्च में यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन अगर लिखेंगे तो वो यहाँ पे शो करवा देगा। आपने यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आपके पास वो कुछ भी शो नहीं करवा रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऐड पे आना है। और यहाँ पे आपके पास ये थ्री बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज आ रही होंगी। तो वो इसमें आप ये देख रहे हैं फ्री ट्रायल का मुझे कह रहा है कि मैं इसको यूज नहीं कर सकता, बाकी दो उसने इनेबल रखी हुई मेरे लिए ऑप्शंस। तो इनमें से ना मैं किसी एक पे भी मूव हो सकता हूँ। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट करें तो ये भी आपके लिए इनेबल होगा। ब्लू कलर का आया होगा, आपने इस पे सिलेक्ट ऑफर में जाना है और उसको आपने वो जो स्टेप्स आगे रिक्वायर करेगा, आपका कंप्लीट नेम, आपका होम एड्रेस, बाकी डिटेल्स, आपका कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पे जाके आपको अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जी जी, फ्री ट्रायल में आपने है ना उसको ट्राई करना है। अच्छा सर, फ्री ट्रायल में तो ये मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन वगैरह भी, मतलब क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी मांगता है, जबकि अज़ूर फॉर स्टूडेंट्स में वो चीज़ नहीं मांगता। जी, वो उसमें नहीं मांगेगा आपसे।
ऐसे ही है। ये जो फ्री ट्रायल है उसमें आई थिंक $200 की कुछ सर्विसेज वगैरह फ्री देता है, ऐसे ही है, और स्टूडेंट में $100 की देता है। हाँ जी, आई थिंक इस तरह से फ्री ट्रायल में पहले वो $300 था, फिर बाद में उन्होंने आई थिंक $200 कर दिया। जी फयाज, आपने वहाँ पे ना क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लाजमी देनी है, क्योंकि वो लाजमी होता है। आपका $1 कटेगा जब आप वहाँ पे करेंगे, वो $1 की ट्रांजेक्शन करके चेक करेगा कि ये आपका वैलिड क्रेडिट कार्ड है या नहीं है। ठीक है, वो बाद में रिटर्न आ जाती है आपके अकाउंट में। सिर्फ वो एक वैलिडेशन उसने चेक करनी होती है कि आप वैलिड क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं। बाकी ये है, अज्यूर बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इसमें वो आपका 1 मंथ का आपको ट्रायल देता है, ठीक है ना। उसमें $200 आपको दे देगा, उसमें आपने सारी अपनी सर्विसेज जो भी है आपने रन करनी है, वो चाहे आप 1 डे में उसके $200 कंज्यूम कर लें। उसके बाद वो जब तक आप उसको कहीं और शिफ्ट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शंस आ रही हैं कि मैं पे एज यू गो पे जाऊँ या स्टूडेंट अज्यूर पे जाऊँ, ठीक है। तो जब मैं इस पे शिफ्ट करूंगा पे एज यू गो पे, तो फिर जो यहाँ पे मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया हुआ है, फिर उसमें से डिडक्शन होना शुरू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक हो गया। ठीक है सर। बाकी AWS ऐसे नहीं करता, वो आपका फ्री ट्रायल में ही है ना, वो काटना शुरू कर देता है। लेकिन इस मामले में अज्यूर बहुत ज़्यादा सिक्योर है। वो आपका उस वक्त तक नहीं चार्ज करे जब तक आप उसमें शिफ्ट नहीं करेंगे दूसरी सब्सक्रिप्शन में। अच्छा सर, ये AWS जो है ये ज्यादा मतलब अच्छा है, या अजूर जो है वो अच्छा है? देखिए, दोनों में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो बड़े आउट क्लास होंगे, ठीक है ना। AWS मार्केट में पहले आया था, फिर बहुत ज़्यादा फास्ट था, तो उस वजह से वो मार्केट कैप्चर करता चला गया। फिर बाद में उसके अज्यूर आया। अज्यूर शुरू में स्लो था, लेकिन इस वक्त अज्यूर में बहुत जल्दी रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं AWS की निस्बत। इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव सर किया है। ये इजी टू यूज कौन सा है, मतलब अजूर है या AWS है? दोनों इजी टू यूज़ है, इतने टफ नहीं है। कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे ज़्यादा इजी लगेंगी, कुछ यहाँ पे ज़्यादा इजी लगेंगी। और फिर सेकेंडली जो था उसमें जो हाइब्रिड, जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट लीड कर गया, वो सबको पीछे छोड़ गया। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया इसमें कि अगर आपकी AWS में VMs चल रही हैं, आपकी गूगल क्लाउड में VMs चल रही हैं, आपकी VMware में या किसी और भी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे आपकी वर्चुअल मशीन चल रही हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको माइग्रेट करके माइक्रोसॉफ्ट पे या अज्यूर पे लेकर आए। इनका एक प्लगइन होता था, आप सिंपली उसको इंस्टॉल करें और हाइब्रिड सिनेरियो आपका बन जाता था, और उसको आप सारे के सारे यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर से कंट्रोल करें और मॉनिटर करें। तो उस वजह से क्योंकि इसकी हाइब्रिड बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, इस वजह से ये एकदम से ना इसने मार्केट में अपनी जगह बनाई, और ये फिर रैपिडली ऊपर आया। अभी 2021 में है ना, इसके एक दफ़ा शेयर्स बढ़े थे AWS से, फिर दोबारा से डाउन हुए। उसमें ये था कि जितना भी था सारा नेटफ्लिक्स हो गया, और एक दो और कंपनीज हैं वो सारी AWS पे चल रही हैं, तो उन्होंने अपने सारा लोड शिफ्ट कर दिया था इस पे अज्यूर पे। अज्यूर की सर्विसेज नो डाउट अच्छी हैं AWS की निस्बत, लेकिन इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आप कोई क्यूरी करेंगे, हो सकता है आपको 7 डेज या 10 डेज वेट करना पड़ जाए। तो इस मामले में उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है AWS की। तो उनको कुछ इश्यूज आ रहे थे जिसको इन्होंने टाइमली रिजॉल्व नहीं किया, तो वो वापस से उधर AWS पे शिफ्ट हो गए।
समझे। तो फिर उस वजह से ना फिर थोड़े से शेयर इनके डाउन हो गए। अब कोई आप कह लें 7-8% का फर्क है शेयर्स में। जी फियाज, आपको समझ आ गई किस तरह से आपने अपना फ्री ट्रायल एक्टिव करना है? अच्छा जी, अब आगे हम थोड़ा सा इसमें चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश फिर करेंगे किस तरह हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आ जाए। इसमें हम अगर एज्योर के इंफ्रा की बात करें कि बेसिकली एज्योर वर्किंग किस तरह से कर रहा है, तो उसके 4 बेसिकली ये मेजर चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके आप उसको समझ सकते हैं कि बेसिकली एज्योर वर्किंग किस तरह से कर रहा होता है। सबसे पहले है इसमें डाटा सेंटर। डाटा सेंटर क्या होता है कि फिजिकल कहीं पे भी, जैसे आप अगर अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात करें, अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसकी बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, उन्होंने एक फिजिकल डाटा सेंटर क्रिएट किया होता है। जैसे कि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इन चीज़ों को स्टार्ट में। एक फिजिकल डाटा सेंटर होता था, फिर हम उसको वर्चुअलाइजेशन पे लेके गए, फिर प्राइवेट क्लाउड की तरफ लेके गए, फिर हम उसको पब्लिक क्लाउड की तरफ लेकर आ गए। ठीक है ना। प्राइवेट क्लाउड की बात करें या पब्लिक क्लाउड की बात करें, उसके बैकएंड पे मैंने आपको बताया था सारी की सारी वर्चुअलाइजेशन ही यूज हो रही है। वर्चुअलाइजेशन भी बेसिकली क्या, आपके फिजिकल सर्वर्स होते हैं। फिजिकल सर्वर्स का मतलब ये है कि आपका वो एक फिजिकल डाटा सेंटर है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी डाटा सेंटर से मुराद यही है कि बेसिकली क्या है, कोई भी क्लाउड वेंडर हो, चाहे वो पब्लिक क्लाउड वेंडर है, तो उनके जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फिजिकल सर्वर्स तो लगे हुए हैं। जैसे शान आप कल बता रहे थे कि आपकी कंपनी सर्विसेज ले रही है कॉमसेट से। कॉमसेट ने अपने सर्वर्स लगाए हुए, आप सिर्फ सिर्फ उनका रेंट पे करते हैं। ठीक है ना। जी सर। तो इसी तरह से जितने भी क्लाउड वेंडर्स हैं बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना एक डाटा सेंटर लगाया हुआ है। एक तो नहीं है, मल्टीपल डाटा सेंटर्स हैं। तो उनको फिर उन्होंने फर्दर डिवीजन की हुई है डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट जोन्स में। ठीक हो गया। सबसे पहले बात आ जाती है रीजन की, कि रीजन बेसिकली है क्या। रीजन बेसिकली आप कह लें इसकी डिवीजन है डाटा सेंटर की, कि वो बेसिकली आपका है कौन से रीजन में उन्होंने आपका डाटा सेंटर लगाया है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको यहाँ आके ये बेसिकली यहाँ पे आपको बताएगा कि एज्योर के कहाँ कहाँ पे डाटा सेंटर्स हैं। ठीक है। जियोग्राफी से मुराद भी इसका रीजन है कि बेसिकली किस रीजन में आप उसको देखना चाह रहे हैं, कहाँ पे आपका कौन कौन सा है। तो यहाँ पे बेतहाशा उन्होंने आपको रीजन दिए हुए, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है। ये एज्योर गवर्नमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एज्योर गवर्नमेंट का पोर्टल ही अलग है। जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं portal.azure.com, उसके थ्रू हम बेसिकली क्या है, अपनी सारी सर्विसेज को मैनेज कर रहे हैं या अपने सारे डाटा सेंटर को मैनेज कर रहे हैं। तो इसीलिए इसी तरह उन्होंने गवर्नमेंट के लिए एक अलग से पोर्टल क्रिएट किया हुआ है, उसको उन्होंने एज्योर गवर्नमेंट का नाम दिया हुआ है। ठीक है। ये बेल्जियम में, ब्राजील में, कनाडा, चिली, आपको काफी सारे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इंडिया भी है। ठीक है ना। 2028 तक इंडिया में सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके मुकाबले में वहाँ पे AWS भी अपने डाटा सेंटर्स लगा रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप बेसिकली चूज कर सकते हैं आप किस रीजन में चेक करना चाह रहे हैं कि कितने कितने उनके सर्विसेज हैं, कौन कौन से रीजन में है। सेंट्रल यूएस की बात करें तो उन्होंने आपको बताया हुआ कि ये लोवा में है। ईस्ट यूएस की बात करें तो वो बता रहे हैं वर्जीनिया में उन्होंने डाटा सेंटर बनाया हुआ है। ईस्ट यूएस 2 की बात करें तो वर्जीनिया में है उसका दूसरा डाटा सेंटर। ठीक है। ईस्ट यूएस 3 की बात करें तो ये जॉर्जिया में है। जॉर्जिया का वो आपको बता रहा है कि ये कमिंग सून, कि अभी यहाँ पे डाटा सेंटर क्रिएट हो रहा है।
ठीक है ना, उस पर वर्किंग चल रही है 2020 से, यहाँ पे उसकी सारी कंस्ट्रक्शन जारी है, वो सारा कुछ वो रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे साथ साथ नीचे आपको बता रहा है कि किस ईयर में इसने अपनी वर्किंग स्टार्ट की है। सेंट्रल यूएस वो आपको बता रहा है, लोवा जो है वो 2014 में इन्होंने स्टार्ट किया है, ये 2012 में वर्जीनिया में स्टार्ट हुआ है। जो ईस्ट यूएस है, ईस्ट यूएस 2 जो है वो 2014 में उसने स्टार्ट किया है। ठीक है, बाकी को वो अभी बता रहा है कि कमिंग सून है। और ये नॉर्थ सेंट्रल, अगर मैं इसको फर्दर स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें, वो आपको बता रहा है कि जो नॉर्थ सेंट्रल यूएस है वो 2009 में बेसिकली उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। जिस भी रीजन से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और फिर किस रीजन में कितने आपके पास जोन्स हैं, जोन को यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन का नाम देता है। तो वो बता रहा है कि जी यूएस सेंट्रल में आपके पास 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, दूसरे रीजन में भी 3 है। इस तरह से आप किसी भी रीजन का चेक करेंगे आगे स्क्रॉल करके फर्दर, तो आपको बता रहा है किस किस रीजन में उसके कितने कितने नंबर ऑफ जोन हैं। तो अगर हम अवेलेबिलिटी जोन की बात करें, उसको हम शॉर्टली एजी बोल भी रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं, तो मिनिमम आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ जोन्स हैं वो 3 आपको नजर आएंगे, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जोन्स हैं वो आपको 6 नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हैं किसी जोन में, किसी रीजन में, तो आप वहां से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम का पूछेगा तो वो आप उसको चूज कर सकते हैं कि उसके 6 हैं। ठीक हो गया, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी साथ साथ। तो इस तरह से आप किसी भी यहाँ से रीजन को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूके चूज करता हूँ, तो यहाँ पे आपको यूके का बता देगा कि यूके में सिर्फ 2 इनके रीजन्स हैं, यूके साउथ और यूके वेस्ट, और ये कब इन्होंने वर्किंग स्टार्ट की वो यहाँ पे उनका ईयर मेंशन है। ठीक हो गया, इसमें आपके पास कितने अवेलेबिलिटी जोन है वो आपको बता रहा है। ठीक हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से आके देख सकते हैं। ये लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, होपफुली आपको रिकॉर्डिंग के साथ ही इसका लिंक मिल जाएगा। कल जो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप वहाँ से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लेटेंसी देखनी होती है। आपने ये देखना है, अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अगर हम कहें एज एन आर्किटेक्ट इंजीनियर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। आपने जब भी डिज़ाइनिंग करनी है अपने एनवायरनमेंट की, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके नियरेस्ट कौन कौन से डेटा सेंटर है, कहाँ कहाँ पे आप अपनी सर्विसेज डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेंसी कम मिले, स्पीड आपको ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए डिज़ाइनिंग करनी है अपने एनवायरनमेंट की। ठीक हो गया, रीजन को हमने डिस्कस कर लिया है। अवेलेबिलिटी जोन को हम फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसका ओपन किया हुआ है जी, ठीक है, यही ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन बेसिकली क्या है, उसने आपका जो यहाँ पे डाटा सेंटर है, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी जोन इज अ फिजिकली सेपरेट जोन विद इन एज्योर रीजन। के नॉर्मली क्या होता है, ये अगर हम बात करें लंदन की, जैसे हमने ये खोला हुआ कि यूके साउथ में लंदन में उसने एक अपना रीजन क्रिएट किया। इसके अंदर वो बता रहा है कि आपके 3 डिफरेंट एजेस हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे बेसिकली आपके 3 डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं। ठीक है, तो उसको वो एक डाटा सेंटर को एक रीजन के अंदर क्या नाम देता है, अवेलेबिलिटी जोन का नाम देता है।
तो इसमें आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये बेसिकली आपके क्या है, एक फिजिकली सेपरेटेड जोन है या फिजिकली सेपरेटेड डाटा सेंटर। ठीक हो गया? किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके नो सर। अच्छा, ओके अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन पेयर, या इसको आप रीजन पेयर कहें या रीजन पेयरिंग कहें। ये बेसिकली क्या है? फॉर एग्जांपल, अब ये थोड़ी सी इसको हम इसी पे आते हैं और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम लंदन को ले लेते हैं, लंदन में क्या है बेसिकली, ये हमारा हम कह लेते हैं जी लंदन है। ठीक है, और इसमें हमने कहा कि 3 हमारे पास डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा क्या है जी, AZ1 है, ये हमारा क्या है जी AZ2 है, और ये हमारा क्या है जी AZ3 है। ठीक हो गया? जैसे कि हमने देखा कि वो बता रहा है डेफिनेशन में कि ये फिजिकली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। इसका मतलब है ये उन्होंने कोई ना कोई डिस्टेंस पे इनको क्रिएट किया हुआ है, इसलिए वो इसको, या आपके 3 डिफरेंट लोकेशन पर 3 डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं जिसको वो एक रीजन कंसीडर कर रहा है। ठीक हो गया? तो इसका मकसद क्या है बनाने का कि फॉर एग्जांपल इन एनी केस अगर आपका कोई फेलियर आता है, कोई डिजास्टर आता है, अगर आपका ये डाउन हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, आपको दूसरे जोन से सर्विसेज देना शुरू कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये भी डाउन हो जाता है तो वो क्या करेगा, आपको तीसरे जोन से सर्विसेज देना शुरू कर देगा। इन केस अगर आपका ये पूरे का पूरा डाटा सेंटर डाउन हो गया, तब क्या होगा? पॉसिबिलिटी है ना कि डाटा सेंटर भी आपका पूरे का पूरा डाउन हो सकता है। उस सूरत में क्या होगा? जी फेयर स्टैकिंग ऑफ रीजन से आपकी क्या मुराद? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें आप? नहीं, सारे के सारे नहीं कनेक्ट होते एक दूसरे के साथ। वही चीज मैं भी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सारे के सारे नहीं होते। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि ये हमारा पूरे का पूरा रीजन डाउन हो सकता है, और कई दफा हुए भी हैं, पूरे के पूरे रीजन डाउन हुए हैं। एज्योर के भी हुए हैं, अमेजोन के भी हुए हैं। तो
उस सूरत में फिर क्या होगा, उसके लिए फिर है ना इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकाला हुआ है रीजन पेयर का या रीजन पेयरिंग का, कि हर रीजन के अगेंस्ट उसका एक रेप्लिका उसके दूसरे रीजन में हो रहा होता है। तो इसी वजह से अगर आप यहाँ पे देखें, अगर यूके में उन्होंने एक रीजन क्रिएट किया है तो उसके साथ दूसरा रीजन भी क्रिएट किया है। तो इस रीजन में आप कोई अपना रिसोर्स क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट या एज्यूर उसका एक रेप्लिका उसके जो पेयरिंग रीजन है उसमें क्रिएट कर देगा। उसका फायदा ये होगा, अगर आपका ये पूरा का पूरा डाउन हो जाता है रीजन, उस केस में आपको दूसरे रीजन से सर्विसेज मिलती रहेंगी। बेसिकली रीजन पेयरिंग का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है इनका। ठीक है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन? जी निशान। अच्छा, और सेकंड थिंग इसमें जो है कि एक रीजन से दूसरे रीजन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, अच्छा सर, मेरा इंटरनेट जो है ना वो स्लो है आज, तो वो क्या कहते हैं बीच बीच में जो है ना डिस्टॉर्शन भी है, कटिंग भी हो रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं, आपको रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगी ना, तो आप उसको थॉरोली देख लीजिएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप फिर स्टार्ट में पूछ सकते ओके सर, ओके। हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि एक रीजन से दूसरे रीजन के दरमियान जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्टेंस रखा हुआ है वो 300 माइल्स का रखा हुआ है। ठीक है, कि कम से कम ये जो दो रीजन है अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस देखेंगे तो आपको मिनिमम 300 माइल्स मिलेगा। तो उनकी अपनी एक कोई कैलकुलेशन है जिसके साथ उन्होंने देखा हुआ है कि अगर कोई भी आप कह लें थंडर स्टॉर्म आए या अर्थक्वेक आए या इसके साथ कोई भी डिजास्टर आता है, तो उनकी एक कैलकुलेशन है जिसको देखते हुए इन्वायरमेंटल कैलकुलेशन उन्होंने ये डिस्टेंस रखा हुआ है कि वो विद इन आप कह लें 300 माइल्स ही रहता है, इससे आगे नहीं जाता। तो उसको उन्होंने सामने रखते हुए इसमें आपको ये जो एक रीजन से दूसरे रीजन का डिस्टेंस रखा हुआ 300 माइल्स का रखा हुआ कम से कम। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें हम आगे थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमने एज्योर क्लाउड को एक्सेस करना है तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने नॉर्मली क्या किया, यहाँ पे portal.azure.com लिखा और हमने उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, portal.azure.com लिखा, अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया जिससे हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ और हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्सेस हो गया। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट वेज हैं जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, जिनको यूज करते हुए हम एज्योर को एक्सेस करते हैं। जिसमें सबसे पहले यही है कि हमने portal.azure.com के थ्रू एक्सेस कर लिया। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के पावर शेल पे जाके, अगर आपने विंडोज इंस्टॉल की हुई है, पावर शेल में भी जाके आप एज्यूर से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे सारे के सारे कमांड्स यूज करके उसको कर सकते हैं। प्लस क्लाउड शेल जो कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड हुआ हुआ है, ये देखें यहाँ पे आपको एक आइकन नजर आ रहा है, और अगर उस पर मैं अपना पॉइंटर लेके जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे शो करवा रहा है कि ये क्या है, बेसिकली क्लाउड शेल है। तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप विजुअल स्टूडियो, जो कि हमारे जितने भी डेवलपर हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं विजुअल स्टूडियो को, उसकी मदद से भी आप पूरे का पूरा एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, प्लस कुछ रेस्ट एपीआईज हैं, उसकी मदद से भी आप
उनको एक्सेस करके एज्योर को तो अपने जो भी आपने काम करने हैं वो आप कर सकते हैं। ये बेसिकली जो दो हैं डिफरेंट चीज़ें, ये डेवलपर हजरात से रिलेटेड है। तो इसमें आपको मैं करके दिखा दूंगा। पावर शेल, ये अपना पावर शेल से भी हम देख लेंगे, क्लाउड शेल से भी देख लेंगे, विजुअल स्टूडियो से भी मैं आपको एक्सेस करके दिखा दूंगा किस तरह से हम इसको एक्सेस करते हैं और किस तरह से हम वहाँ पे अपने अपने काम करने होते हैं। ठीक हो गया? किसी किस्म को यहाँ पे आपका कोई सवाल? अच्छा चलें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका गो थ्रू करवा देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारा जब हम इसमें लॉगिन करते हैं portal.azure.com में, तो उसमें बेसिकली हमारे पास इस तरह से व्यू आ रहा होता है। नॉर्मली अगर हम अपने राइट साइड पर आए तो यहाँ पे जिस भी आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट किया हो वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। ऐसे यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है itn.pk@outlook.com। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली मेरा इस ईमेल आईडी पे ये अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक हो गया? तो सिमिलरली आगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आना शुरू हो जाती है जिसमें फीडबैक है। अगर आपने यहाँ पे कोई हेल्प लेनी है, सपोर्ट लेनी है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। इसके अलावा इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। फिर ये बेल आइकन है जहाँ पे आपके सारे नोटिफिकेशन, जो भी आप यहाँ पे सर्विस क्रिएट कर रहे होंगे या सर्विस के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन होता है, फॉर एग्जांपल किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आपको यहाँ पे नोटिफाई हो जाता है। या आप सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कोई एरर आया और आपकी वो सर्विस क्रिएट नहीं हुई तो यहाँ पे आपको नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, कोई सर्विस क्रिएट हो जाती है तब भी आपको यहाँ पे नोटिफाई हो जाएगा कि वो सक्सेसफुली आपकी क्रिएट हो चुकी है। ठीक हो गया? तो इसी तरह से ये क्लाउड सेल का मैंने आपको बता दिया, ये सर्च बार है, इसका भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। किसी रिसोर्स को सर्च करना है, सर्विस को सर्च करना है, किसी भी चीज़ को सर्च करना है, यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बेसिकली जो होम डैशबोर्ड है यहाँ पे आपको लेकर आ जाएगा। उसके अलावा ये जो 3 लाइन्स आ रही है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा का सारा अज्यूर का जो भी है डैशबोर्ड ये ओपन होकर सामने आ जाएगा। इसमें जो भी आपके पास सर्विसेज हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा स्टार्ट में क्रिएट अ रिसोर्स है, फिर होम है, फिर डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड यही है जो आपके सामने आ रहा है, ऑल सर्विसेज हैं और नीचे फेवरेट्स है। फेवरेट्स में वो सर्विसेज आ रही जो कि आपने उसको स्टार कर लिया है तो वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? या आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं जैसे भी आपने करना है। ठीक है, तो ऑल सर्विस पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सारी की सारी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको शो करवा रहा होता है। जनरल है, कंप्यूट है, नेटवर्किंग है, स्टोरेज है, वेब है, मोबाइल, कंटेनर्स। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास इसकी जो सर्विसेज आ रही होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें जनरल में आए तो ये सिर्फ जनरल की सर्विसेज आपके पास आ रही है। कुछ सर्विसेज के आगे आपको प्रीव्यू लिखा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि अभी सिर्फ टेस्ट एंड डेवलपमेंट के लिए है, अभी ये प्रॉपरली इन्होंने इसको फंक्शनल नहीं किया हुआ तो इसलिए इसके आगे प्रीव्यू लिखा हुआ। ठीक है, इस तरह अगर आप कंप्यूट में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास बेतहाशा कंप्यूट की सर्विसेज हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें वर्चुअल मशीन आपने बनानी है, इसका स्केल सेट बनाना है। ये इसका क्लासिक व्यू है जो कि अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, पुराना व्यू होता था, अब ये नया व्यू आया हुआ इसका। फंक्शन एप्स हैं, ऐप सर्विसेज हैं, इस तरह से आपके पास मल्टीपल यहाँ पे सर्विसेज हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, वो सारी सारी यहाँ पे आपको शो होगी। इस तरह आप नेटवर्किंग में आए तो यहाँ पे नेटवर्किंग से रिलेटेड आपके पास बेताशी सर्विसेज है। तो ये कोई ऑलमोस्ट 600 सर्विसेज हैं माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की जो कि यहाँ पे आपको मिलेंगी। अब इसमें ये देखें, अगर मैं कंप्यूटर में आता हूँ तो अगर आप किसी को भी करना चाह रहे हैं, ये देखें इसके आगे वो स्टार उसने ब्लू कलर का दिया हुआ है, इट मीन्स के ये सर्विस आपकी फेवरेट में ऐड है। ठीक है,
अगर आप यहाँ से कोई ऐसी सर्विस ऐड करना चाह रहे हैं जो आपके पास फेवरेट्स में नहीं है, अगर मैं यहाँ फेवरेट्स में आता हूँ तो यहाँ पे ये देखें आपको वो सर्विसेज दिखा रहा है जो यहाँ पे फेवरेट में ऐड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जैसे सब्सक्रिप्शन है, ये बेसिकली फेवरेट में ऐड नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आए और यहाँ पे आप उसको रिसेंट में आए, यहाँ पे वो आपके सामने आ जाएगी सर्विस, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो ये देखें, ये अभी उसने ब्लू नहीं किया हुआ है, मैं इसको ब्लू करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ब्लू हो जाएगा, स्टार हो गया है। अब वो उसने क्या किया है, इस सर्विस को आपके जो फेवरेट्स हैं उसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप आके देखें तो बिल्कुल बॉटम में उसने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये फिर यहाँ से आप ड्रैग करके इसको कहीं पे भी ले जाके ड्रॉप कर दें, जिस भी लोकेशन पे आप यहाँ पे उसको रखना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं सर्विस को, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सिमिलरली जो भी आप सर्विस यूज कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको Azure सर्विसेज में भी वो डिस्प्ले हो रही होगी। अभी हमने रिसेंटली सब्सक्रिप्शन की सर्विस को ओपन किया था तो वो पहले नंबर पे हमें शो हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह से रिसेंट में जो भी आपने एक्टिविटीज की हुई हैं, ये रिसोर्सेज आ रहे हैं, उसमें जो भी अभी लेटेस्ट आपकी एक्टिविटीज होंगी वो सारी सारी यहाँ पे आपको वो दिखा रहा होगा, ठीक है। उसकी टाइप क्या है, उसके लास्ट व्यूड क्या है, ठीक हो गया। ये एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई हुई है 5 days अगो, तो ये मुझे बता रहा है इसका। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हुआ था 7 days अगो, वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि जो लास्ट व्यूड था जो मैंने देखा है उसको एक्सेस करके, तो वो यहाँ पे मुझे वो सारे के सारे बता रहा है। तो इस तरह से बेसिकली इसके डैशबोर्ड में हमारे पास सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो यहाँ से आके आप इसको व्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये Azure स्ट्रक्चर बेसिकली काम किस तरह से कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका टेनेंट, या इसको टेनेंट आईडी भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये आपका कस्टमर नेम है या यूजर नेम है या यूजर आईडी है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि ये जो मेरे पास आ रहा है आईडी itn.pk@outlook.com, ये बेसिकली क्या है, मेरा टेनेंट है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बेसिकली अपना एक अकाउंट क्रिएट किया है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पे टेनेंट को, ठीक हो गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन के अंदर मैंने लिखा है क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन फॉर बिलिंग, ठीक है। कि हमने ये देखा कि हम सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे जाके जो हमने इसको इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड की जिसके अगेंस्ट हमारा यहाँ पे बिल जनरेट होगा, वो क्या चीज़ कहलाती है, हमारी सब्सक्रिप्शन कहलाती है। उसके बाद बात आ जाती है रिसोर्स ग्रुप की, कि जब भी आपने माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर में कोई भी सर्विस है उसको यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बगैर आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते। वो रिसोर्स ग्रुप बेसिकली क्या होता है, वो एक ये लॉजिकली उसमें क्रिएट कर देता है कि जिसको यूज करते हुए आप इसके अंदर अपनी डिफरेंट सर्विसेज हैं क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अगर हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, उसमें हमने वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है, उसको हम वीनेट का नाम देते हैं। उसमें हमने स्टोरेज क्रिएट करनी है, उसको हम स्टोरेज अकाउंट का नाम देते हैं।
ठीक है। इसमें हमने डाटाबेस क्रिएट करनी है, जो भी हमने काम करना है वो सारे के सारे क्या हमारे कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। ये क्या है, बेसिकली हमारे रिसोर्सेज है। ठीक हो गया। उन रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बेसिकली हम क्या काम करते हैं, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। जैसे आपने अपने एनवायरनमेंट में डिफरेंट सबनेट्स क्रिएट किए हुए होते हैं और उनकी मदद से आप सेपरेट कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को, चाहे वो आपके सर्वर्स हैं, चाहे आपके वो स्विचेस हैं, चाहे आपके वो यूजर्स हैं वहाँ पे। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये भी बेसिकली क्या है, आपकी लॉजिकल डिवीजन कर देता है। आप उसको बता देते हैं कि कोई भी चीज़ है उसको आपने इस स्पेसिफिक रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट करना है, कि वो एक आप कह लें कि आपने एक लॉजिकल बाउंड्री लगा दी, उसके अंदर वो आपकी सारी रिसोर्सेज आ रहे होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें फिर यही होता है, हम रिसोर्स ग्रुप सबसे पहले क्रिएट करते हैं और उसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वो क्या है, बंडल ऑफ रिसोर्सेज है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया कि हमारी ये वर्चुअल मशीन हो सकती है, वर्चुअल नेटवर्क हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, आपका कोई स्टोरेज अकाउंट हो सकता है। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर हम आए तो हमें एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर में काम करें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, रिसोर्स ग्रुप में आ जाना है, या आप यहाँ से भी टाइप करके रिसोर्स ग्रुप, तो उसमें आ सकते हैं। वो आपको यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप्स का दे देगा टाइप, यहाँ से आप आ जाएं, या आप यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड होता है रिसोर्स ग्रुप्स। तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं, कहीं से भी आप आ सकते हैं, और यहाँ आने के बाद आप अपने रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वो आपका टॉप पे सब्सक्रिप्शन बता देगा कि आप सब्सक्रिप्शन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आप फ्री ट्रायल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे एज्योर फ्री ट्रायल लिखा हुआ आएगा। उसके बाद रिसोर्स ग्रुप का नाम देना, आपने किस नाम से बेसिकली आप अपने रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ माई टेस्ट RG001। ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट जब आपने काम करना है, आपने इसको मीनिंगफुल नेम देने हैं, जाके आपको पता हो कि ये रिसोर्स ग्रुप आपने किस लिए क्रिएट किया, या इस रिसोर्स ग्रुप में आपके कौन कौन से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, आपने कौन सी वर्चुअल मशीन इसमें क्रिएट की हुई है, कौन से आपके इसमें वी नेट्स हैं। ठीक है ना, कौन से आपके स्टोरेज अकाउंट्स हैं, तो वो आपके इससे क्लियर हो रहा हो। या आप इसको डिवीजन कर देते हैं रीजन वाइज, कि किस रीजन के लिए आपने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, किस जोन के लिए आपने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद नीचे आके आपने सिंपली रीजन को चूज कर लेना, किस रीजन में आप अपनी इस रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये वेस्ट US2 के लिए क्रिएट कर दो। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे वो आपसे पूछेगा आप इसको कोई टैग देना चाह रहे हैं। अगर देना चाह रहे हैं तो मैं इसमें यहाँ पे नेम में नेम टाइप कर दूंगा, और आगे वैल्यू में मैं इसको टैग दे दूंगा टेस्ट रिसोर्स ग्रुप। मैं RG लिख रहा हूँ शॉर्ट में, और उसको मैं रिव्यू एंड क्रिएट पे आऊँगा तो वो वैलिडेशन चेक करेगा, इसकी वैलिडेशन पास हो जाएगी तो आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अगर कोई यहाँ एरर थ्रो कर देगा तो आपने वो चेक कर लेना आपका एरर कहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये देखें उसने फौरी तौर पे मुझे एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करके दे दिया माई टेस्ट RG001 के नाम से, और साथ ही साथ उसने मुझे ऊपर मैसेज भी नोटिफिकेशन में डिस्प्ले किया था कि मेरा ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब आगे आपने इसमें क्या क्या क्रिएट करना है, आप वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं होम पे आता हूँ वापस। मैं क्या चाहता हूँ कि बेसिकली मैं इसमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँ।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वर्चुअल मशीन्स पे आ जाऊँगा, चाहे आप ये एज़्योर सर्विसेज में से आ जाएं या सर्च में टाइप कर लें या ये 3 लाइन्स पे है और यहाँ पे आपको वो वर्चुअल मशीन का टैब दे देगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आने के बाद आपने बेसिकली अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। उसके लिए आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन शो करवाएगा। ये बेसिकली न्यू डैशबोर्ड है। क्लासिक में सिर्फ आपके पास ये ऑप्शन आ रही होती थी एज़्योर वर्चुअल मशीन की। तो अब आपके पास 4 डिफरेंट न्यू डैशबोर्ड में ऑप्शंस आती हैं कि जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। पहले नंबर पे है एज़्योर वर्चुअल मशीन के अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड वो ऑप्शन में दे रहा है एज़्योर वर्चुअल मशीन विद प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशंस। ये हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसमें अपनी कोई भी प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन करके मशीन का रख सकते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम किस तरह से आगे अपनी डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं एज़्योर में। ठीक हो गया। थर्ड इसमें ऑप्शन है एज़्योर आर्क वर्चुअल मशीन। ठीक है। ये अगर आपके पास कोई ऑलरेडी मशीन होती है उसको आप यूज़ करते हुए, जैसे आपके पास आपने फॉर एग्जांपल वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया और वहाँ पे आपने कोई मशीन क्रिएट की हुई है तो उसको यूज़ करते हुए इसको हम यहाँ पे उसकी मदद से हम यहाँ पे बेसिकली अपनी मशीन को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए होता है। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक ये नई ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे एज़्योर VMware सॉल्यूशन वर्चुअल मशीन। ठीक है कि VMware को यूज़ करते हुए यहाँ पे अगर आप कोई अपनी होस्ट करना चाह रहे हैं मशीन को तो वो भी आप एज़्योर में होस्ट कर सकते हैं। ये 4 डिफरेंट है। इसमें फर्स्ट 2 है ये हमारे कोर्स का पार्ट है, ये हम इसको परफॉर्म करेंगे। बाकी 2 इसमें नहीं है आपके 104 में। ठीक हो गया। तो बेसिकली क्या यहाँ पे आप आएंगे एज़्योर वर्चुअल मशीन पे आएंगे और यहाँ पे आगे आपके सामने स्टेप्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे भी वो फर्स्ट क्या आपसे पूछ रहा है पहले नंबर पे कि आपने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर पहले से क्रिएट किया हुआ तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके रिसोर्स ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। आप किस में क्रिएट करना चाह रहे हैं आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे पहले कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है या जो है उसमें आप अपने इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट नहीं करना चाह रहे, कोई न्यू क्रिएट करना चाह रहे, तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप उसको नेम दे देंगे। सिंपल, आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे वो उसका नेम डिस्प्ले हो जाएगा रिसोर्स ग्रुप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपने इसको इंस्टेंस डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आप वर्चुअल मशीन को नेम दे देंगे। क्या आप अपनी वर्चुअल मशीन का नेम रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ विन सर्वर 2022। ठीक हो गया। रीजन बाय डिफॉल्ट जिस रीजन में आपने ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली इसका रीजन पिक कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं चेक करता हूँ कौन सा है। ये देखें मैंने ऊपर रीजन चेंज किया है, USA RG001 दिया है, तो वो कौन से रीजन में क्रिएट हुआ हुआ है, ईस्ट US में। तो उसने ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर दिया, इस US में लेके। हमने जो क्रिएट किया था वो वैसे US2 में क्रिएट किया था। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको स्विच कर देगा उस रीजन में। अगर यहाँ पे हम कोई न्यू रीजन क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं RG1 कर देता हूँ, तो नीचे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ से खुद ही रीजन चूज करना पड़ेगा कि किस रीजन में आप इसको रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एशिया पैसिफिक ले लेते हैं इसके लिए। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं स्विच करता हूँ, अभी देखें US East 2, और अगर मैं इसको RG1 पे लेके जाऊंगा तो वो क्या करेगा, चेंज करने, कैसे चेंज करना चाहिए, यहाँ पे इसे वैसे चेंज करना चाहिए जो हमने सेट कर दिया रीजन।
ठीक है, तो वो उस तरह से आपका बेसिकली स्विच हो जाता है। उसके बाद ये अवेलेबिलिटी जोन है, इसका कौन से जोन में आप इसको करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शन आएगी, अवेलेबिलिटी जोन की, स्केल सेट की आएगी और अवेलेबिलिटी सेट की आएगी। ये हम आगे चल के देखेंगे इनके क्या क्या फीचर्स है, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अवेलेबिलिटी जोन में ये जिस रीजन में आप ये उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ जोन्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। बाय डिफॉल्ट जोन 1 इसमें उसने चूज किया हुआ है। ठीक है, आपके मर्जी जोन 1 में करना चाहे, जोन 2 में, जोन 3 में, जो जिस जोन में आप उसको करना चाहते हैं आप उसमें उसको क्रिएट कर दें। ठीक है, मल्टीपल जोन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसके सिक्योरिटी टाइप को स्टैंडर्ड ही रहने दें। यहाँ पे हम बेसिकली हमने जैसे के ऊपर नाम दिया है, हम इसको विंडोज सर्वर 2022 की वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन में आएंगे और हम यहाँ से चूज कर लेंगे सर्वर 2022। अगर यहाँ से आपको नहीं मिलता तो उसी ऑल इमेजेस पे आएंगे, तो यहाँ से भी आके आप अपना चूज कर सकते हैं इमेज जिसके अगेंस्ट आप उसको क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। इसको फिलहाल मैं क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास अवेलेबल है सर्वर 2022। इसको मैं चूज कर लेता हूँ। ये चूज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसका एक इमेज का साइज लेगा। ठीक है, वो कह रहा है करंटली ये अनअवेलेबल है, ये जो साइज आपने चूज किया हुआ है ये ऑटोमेटिकली इसका है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, सियाल साइजेस पे आना है। सियाल साइजेस पे आएंगे तो यहाँ पे जो इस रीजन में और या इस जोन में अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आपको साइज दे देगा। आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक करना है, तो ये आपका साइज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आना है, इसको यूजर नेम देना है। यूजर नेम क्या है, जैसे बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक यूजर क्रिएट होता है एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने बेसिकली क्या करना है, उसको यूजर नेम प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि जी इसका वो नेम रखें माई एडमिन। उसके बाद आपने इसका पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड के लिए वो आपको बता रहा है कि द वैल्यू मस्ट नॉट बी एम्प्टी, द वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 12, मिनिमम उसको कितने करेक्टर चाहिए, 12। इससे कम आप देंगे वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप इसका एक पासवर्ड सेट करते हैं यहाँ पे, जो भी आप इसको सेट करना चाह रहे हैं। सेट करने के बाद ये चूंकि हम एक पब्लिक क्लाउड पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं और हम बाद में अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसकी RDP पोर्ट अलाउ करवानी पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट इसमें RDP पोर्ट अलाउ होती है, तो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। साथ ही नीचे आपको एक वार्निंग भी दे रहा है कि ये बेसिकली किसी भी IP से एक्सेस हो सकती है, तो उसको रिकमेंड नहीं कर रहा है। वो कह रहा है सिर्फ आप टेस्टिंग के लिए रिकमेंडेड है कि आप इसको यूज कर लें, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपने इस तरह से इसको अलाउ नहीं करवाना। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे हम इसको किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइसेंस इसमें मस्ट आपको देना है। अगर आपके पास कोई है तो वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ से आके आई कंफर्म करना पड़ेगा। उसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली डिस्क का पूछ रहा है, या हमने डिटेल में डिस्क को देखना है कि वो उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, किसका क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। अभी फिलहाल जो भी डिफॉल्ट है इसकी हम उसमें जाने दे रहे हैं। ठीक है, बाकी इंक्रिप्शन टेक्निक्स हम उसमें देखेंगे क्या क्या होती है, किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं, नेटवर्किंग में आते हैं। नेटवर्किंग में बाय डिफॉल्ट है किसका वो नेटवर्क क्रिएट कर देगा। ठीक है, हम बाद में अपना भी नेट क्रिएट करके उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे रहा है क्रिएट न्यू की। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी हमने लैब्स परफॉर्म करनी है अपने कोर्स में कि किस तरह से हमारा वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद बाकी ये चीज़ें अभी फ़िलहाल हम इसमें से कुछ भी नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसको एज इट इज़ जाने दे रहे हैं। नेक्स्ट हम कर देते हैं। मैनेजमेंट में ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये अभी हम इसको कोई नहीं छेड़ रहे। बाद में मैं आपको इसके बारे में सारे डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, किससे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं। डायग्नोस्टिक में आपको किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। इसमें ये एक्सटेंशन हैं, ये भी हम देखेंगे। लैब इसकी परफॉर्म करेंगे। कस्टम डाटा मीन, यहाँ पे आप
कोई भी स्क्रिप्ट दे सकते हैं जो कि जब आपकी ये वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी तो उसके साथ साथ उसमें क्या क्या इंस्टॉल हो जाए, तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। लिनक्स हो गए तो उसके स्क्रिप्ट का मेथड डिफरेंट है, और विंडोज़ होगी तो उसके लिए स्क्रिप्ट का मेथड डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों चेक कर लेंगे किस तरह से हमने उसको देना होता है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे टैग्स हैं, टैग में आके हम इसको नेम दे देते हैं सर्वर 2022, जो भी आप इसको नेम देना चाह रहे हैं, या कुछ और नाम है, ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल वेब ऐप सर्वर है, इस तरह से जो भी आप इसको देना चाह रहे हैं टैग आप दे सकते हैं। वो देने के बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएं। ये इसको सारा एक दफ़ा रिव्यू करेगा, रिव्यू करके इसको वैलिडेट करेगा। अगर तो इसमें किसी किस्म की कोई जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी हम वो फुलफिल नहीं करते, ठीक है, तो वो हमें एरर जनरेट कर देगा और यहाँ पे रेड मार्क आ जाएगा उसके ऊपर कि किस पॉइंट पे हमारे जो इंफॉर्मेशन हम फर्दर रिक्वायर है जो हम मिस कर गए, तो वो फिर हम उस पॉइंट पे जाएंगे और उसको वो इंफॉर्मेशन देंगे, वो वहाँ पे रेड मार्क कर रहा होगा। ठीक हो गया, उसने वैलिडेशन पास कर दी। इट मीन्स कि हम हमारी जो भी है बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी वो सारी फुलफिल हो गई। इसको अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी डिटेल बताया जो जो हमने वहाँ पे सिलेक्शन की है, यहाँ पे सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद हम इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये स्टेप वाइज इसमें परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अभी ये पेज चेंज करता है तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसके सारे स्टेप्स हो रहे हैं। ठीक है, अब ये डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस का पेज है। यहाँ पे सारे जो भी हमारे रिसोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे वो यहाँ पे हमें सीक्वेंस में दिखाना शुरू कर देगा। ये देखें वो उसने यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया। उसने वीनेट क्रिएट किया, फिर उसका आईपी, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, स्टेप बाय सारे हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा कि क्या क्या है इस वर्चुअल मशीन के अगेंस्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा जी, ये हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। उसने हमें मैसेज दे दिया है, यहाँ नोटिफिकेशन पे भी हमें मैसेज शो हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे भी हमारा वो उसने बता दिया कि आपकी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर किसी किस्म का फेलियर होता है तो यहाँ पे हमें वो डिस्प्ले कर देगा मैसेज, और इधर नोटिफिकेशन में भी आ रहा होता है। कहीं से भी आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे। फिर आपको अगर मैसेज रीड करने से नहीं पता चलता कि ये एरर बेसिकली क्या है, उसके नीचे उसने एक लिंक दिया हुआ होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक पेज ओपन करके दे देगा। उसमें आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आपका किस वजह से ये रिसोर्स क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे गो टू रिसोर्स पे। गो टू रिसोर्स पे आएंगे तो वो आपने जो भी रिसोर्स क्रिएट किया, चाहे वो आपकी वर्चुअल मशीन है, स्टोरेज अकाउंट है, कोई और भी चीज़ है, तो वहाँ पे आपको लेकर आ जाएगा।
अब यहाँ पे ये सारी डिटेल आ रही है, बेसिकली मैं आपको कल इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं, ये भी इनका भी मैं कल बता दूंगा आपको ये क्या है। बेसिकली आरडीपी पे आते हैं हम। आरडीपी पे आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसकी आरडीपी पे फाइल डाउनलोड करनी है, या आप अपने यहाँ पे विंडोज में MSTSC की होती है ऑप्शन, वहाँ पे जाके आप उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज में आते हैं, MSTSC करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है, इसका ये पब्लिक आईपी दिया हुआ है, यहाँ पे आपने वो देना है 20.99.263.24 और कनेक्ट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर करेगा। अगर आपको याद हो तो हमने इसका यूजर नेम माई एडमिन रखा था और हमने एक इसका पासवर्ड सेट किया था। तो जो हमने इसका पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पे हम देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें, उसने मुझे कनेक्ट करके दे दिया। यहाँ से आप RDP फाइल डाउनलोड करेंगे तो ना आपको पब्लिक आईपी देना पड़ेगा, ना यूजर नेम देना पड़ेगा। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट वहाँ पे माई एडमिन लिखा हुआ आ जाएगा, या आपने जो भी यूजर नेम दिया हुआ है उसका वो लिखा हुआ आ जाएगा। सिंपली आपने उसमें पासवर्ड देना और वो आपको कनेक्ट करके दे देगा। जी, किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अगर है तो कहें, अदरवाइज हम फिर सेशन एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह कल ये इसकी सारी जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी ये है कि मैं इसको वर्चुअल मशीन जो क्रिएट करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपसे जो भी क्वेश्चन होगा ठीक है, नो इशू, नो इशू। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें बाकी चीज़ों को देखेंगे। ठीक हो गया? ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।